हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको जो वीडियो में हमने अनुसूची पढ़ाई थी पहले वाले वीडियो में, उस भाग में जो है वो हमने 1 से लेकर 6 तक जो है वो अनुसूचियाँ पढ़ ली थी। अब हम उसके आगे की जो अनुसूचियाँ आती है यानी कि 6 से लेकर 12 तक की जो अनुसूचियाँ आती है उनके बारे में पढ़ेंगे अब। ठीक है, अब हम देखते हैं छठी अनुसूची कि छठी अनुसूची में जो है वो क्या बताया गया है। छठी अनुसूची जो आती है इसमें असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण संबंधित प्रावधान यानी कि छठी अनुसूची जो आती है उसमें असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा इन चारों राज्य के अनुसूचित क्षेत्र राज्यों के प्रशासन नियंत्रण संबंधी प्रावधान जो है वो हमें छठी अनुसूची में देखने को मिलते हैं। छठी अनुसूची याद रखने की एक ट्रिक आपको बताएंगे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जो आते हैं उनके ATMM, ये इसकी ट्रिक है। यानी कि छठी अनुसूची याद करने की जो ट्रिक जो आती है वो ATMM आती है। यानी कि A से असम, T से त्रिपुरा, M से मेघालय, M से मिजोरम। ठीक है, छठी अनुसूची में ये कहा गया है कि जो असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा जो अनुसूचित क्षेत्र के जो राज्य जो आते हैं उनके संबंध में जो प्रावधान, उनके प्रशासन, उनके नियंत्रण या फिर उनको जो है वो कुछ स्वायत्तता दी गई है। यानी कि इन राज्यों को जो है वो कुछ स्वायत्तता दी गई है, इन राज्यों को कुछ स्वायत्तता दी गई है। वैसे तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जो है उनके संबंध में प्रावधान हमें 5वीं अनुसूची में दे दिया गया है, उनके प्रशासन, उनके नियंत्रण संबंधी प्रावधान। लेकिन जो छठी अनुसूची जो आती है इसमें असम, मेघालय, मिजोरम जो आते हैं उनके संबंध में कुछ ज़्यादा उनको स्वायत्तता दी गई है। ठीक है, यह आती है हमारी छठी अनुसूची। अब हम देखते हैं नेक्स्ट अनुसूची, 7वीं अनुसूची कि 7वीं अनुसूची में क्या लिखा है। 7वीं अनुसूची जो आती है उसमें कहा गया है कि जो शक्तियां जो है हमारी, शक्तियों के बंटवारे या विभाजन संबंधित प्रावधान जो आते हैं वो 7वीं अनुसूची में बताए गए हैं। 7वीं अनुसूची में कहा गया है कि शक्तियों के बंटवारे और विभाजन संबंधी प्रावधान जो है वो 7वीं अनुसूची में कहा गया है। अब आपने कहा होगा कि मैम शक्तियां कौन सी, तो हमारी जो 3 सूची आती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूचियों के मध्य शक्तियों के बंटवारे या विभाजन के संबंध में जो प्रावधान देखने को मिलता है वो 7वीं अनुसूची में देखने को मिलता है। अब संघ सूची जो आती है इस पे कानून बनाने का अधिकार जो आता है वो केंद्र का आता है। राज्य सूची आती है उस पे कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को आता है। समवर्ती सूची जो आती है इसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार राज्य प्लस केंद्र दोनों का आता है। ठीक है, लेकिन अगर किसी भी प्रकार का कोई विवाद हो जाता है तो समवर्ती सूची के ऊपर किसका कानून प्रभावी रूप से माना जाएगा, तो वो केंद्र सरकार का माना जाएगा। ठीक है सॉरी, राज्य यानी कि संघ सूची जो आती है उसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार केंद्र का होता है, राज्य सूची के ऊपर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार का होता है, समवर्ती सूची के ऊपर कानून बनाने का अधिकार राज्य और केंद्र दोनों का होता है। अब समवर्ती सूची पे जो वो किसी प्रकार किसी विषय के ऊपर कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उसके ऊपर जो है वो राज्य और केंद्र दोनों के द्वारा कानून बनाया जाता है, तो उसमें केंद्र के द्वारा जो डिसीजन लिया जाता है, केंद्र के द्वारा जो कहा जाता है वो ज़्यादा मान्य होगा। अब संघ में कितने विषय आते हैं, तो जब हमारे मूल संविधान जो था, जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था उस समय मूल संविधान में संघ में जो विषय आते हैं वो टोटल 97 आते हैं।
और राज्य में कितने थे, तो 66 थे, और संवर्ती में जो वो 47 थे। अब वर्तमान में जो संघ में जो है वो 100 हो गए हैं, राज्य में 61 आते हैं, संवर्ती जो आती है इसमें 52 हो गए हैं। ठीक है, यानी कि ये तो जो है वो मूल संविधान में थे, मूल संविधान में थे, और ये जो है वो वर्तमान में हो गए हैं। यानी कि 7वीं अनुसूची जो आती है उसमें शक्तियों के बंटवारे विभाजन संबंधी प्रावधान देखने को मिलते हैं। इसमें जो वो संघ में जो है वो संघ सूची आती है, राज्य सूची आती है, संवर्ती सूची आती है। संघ सूची पे कानून बनाने का अधिकार केंद्र को होता है, राज्य सूची पे कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को होता है, संवर्ती सूची पे कानून बनाने का अधिकार राज्य और केंद्र दोनों को होता है। लेकिन संवर्ती सूची के किसी विषय के ऊपर कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उस पर जो वो केंद्र का कानून जो वो प्रभावी माना जाता है। मूल संविधान में संघ सूची में विषय 97 थे, राज्य सूची में 66 थे, संवर्ती सूची में 47 है, और वर्तमान में जो विषय आते हैं वो 100 आते हैं इसमें, और इसमें 61 आते हैं, इसमें 52 आते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी 7वीं अनुसूची। अब हम नेक्स्ट अनुसूची देखते हैं, अनुसूची 8। कि अनुसूची 8 में क्या लिखा गया है वो देखते हैं। अनुसूची 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची जो आती है उसमें 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। यानी कि 8वीं अनुसूची में ये कहा गया है कि भारतीय संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख जो है वो हमें 8वीं अनुसूची में मिलता है, कि संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख, 22 भाषाओं का उल्लेख जो है वो हमें 8वीं अनुसूची में मिलता है। तो हमारे मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? मूल संविधान जो था उसमें टोटल 14 भाषाएं थी। यानी कि हमारी 8वीं अनुसूची जो आती है उसमें वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है, लेकिन हमारे जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था उस समय जो है वो 8वीं अनुसूची में भाषाएं जो थी वो 14 थी। ठीक है, यानी कि वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। पहले कितनी भाषा थी? 14 भाषा थी। जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था संविधान सभा के द्वारा तब 14 भाषाएं थी, अब वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। तो फिर आप कहोगे कि ये 22 भाषाएं कैसे आ गई? पहले तो 14 भाषाएं थी, 22 भाषाएं कहाँ से आई है? तो देखो 21 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1967 के तहत सिंधी लैंग्वेज को जोड़ा गया था, सिंधी भाषा को जोड़ा गया। ठीक है, एक भाषा हो गई। अब आता है 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 में कॉमन। ये हमारी ट्रिक है। ठीक है, ये हमारी ट्रिक है। इसमें हम देखेंगे कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया है। ठीक है, दूसरा आता है हमारा 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003। ठीक है, इसमें हम ट्रिक लगाएंगे बोर्ड मास। ये आपकी ट्रिक, जैसे कि आप साइंस में मतलब कि मैथ में या फिर रीजनिंग में कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो बोर्ड मास का फॉर्मूला लगाते हो ना, वैसे हम लगाएंगे BDMS, यानी कि बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, यानी कि 8वीं अनुसूची जो आती है उसमें 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। हमारे संविधान में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में मिलता है। यानी कि हमारे संविधान में ये कहा गया है कि जो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन जो आता है उसमें 22 भाषाओं का उल्लेख कौन सी अनुसूची में देखने को मिलता है? तो 8वीं अनुसूची में देखने को मिलता है। ठीक है, यानी कि संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में मिलता है, लेकिन जब संविधान का निर्माण किया जा रहा था संविधान सभा के द्वारा तो मूल संविधान में 14 भाषाएं देखने को मिलती हैं। तो फिर ये 22 भाषाएं कहाँ से आई? इनके लिए संविधान में संशोधन किया गया था, जिसमें 21 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1967 के तहत सिंधी लैंग्वेज को जोड़ा गया है। 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के तहत जो है वो कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को जोड़ा गया है। 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 में जो है वो नेपाली मतलब बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया है। नेपाली जो है वो इसमें आएगी, नेपाली। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया है बोर्ड मास, यानी कि ये इसकी ट्रिक आती है जो कि हम यूज किया।
और 71 वाले में ये। यानी कि आप जो है ये इन भाषाओं को जो है वो याद रखना, क्योंकि ये जो है वो कंपटीशन के हर एग्जाम में जो वो पूछ लिए जाती है। पहले ऑप्शन दे देंगे बहुत सारे और उसमें ये पूछ लेंगे कि 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में कौन सी लैंग्वेज को शामिल किया गया है, 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में कौन सी लैंग्वेज को शामिल किया गया है, ये पूछ लेंगे। तो इसलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ये याद रखना आप। अब हमारी नेक्स्ट अनुसूची जो आती है वो 9वीं अनुसूची आती है कि 9वीं अनुसूची में क्या बताया गया है। 9वीं अनुसूची जो आती है उसमें भूमि सुधार यानी कि संपत्ति और भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन संबंधी प्रावधान, यानी कि 9वीं अनुसूची जो आती है उसमें संपत्ति, भूमि सुधार और जमींदारी जो उन्मूलन संबंधी प्रावधान जो देखने को मिलते हैं वो हमारी 9वीं अनुसूची में देखने को मिलते हैं। अब ये जो 9वीं अनुसूची जो आती है वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 के तहत जोड़ी गई थी। यानी कि हमने आपको कहा था कि जो अनुसूचियाँ जो आती हैं वो मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ आती हैं, तो फिर 4 अनुसूचियाँ जो है वो अलग से जोड़ी गई थी। यानी कि हमारे जो मूल संविधान जो आता है उसमें कितनी अनुसूचियाँ आती थी, 8 अनुसूचियाँ आती थी। तो हमने 8 अनुसूचियाँ देख ली। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि ये 9वीं अनुसूची और 10वीं और 11वीं और 12वीं अनुसूची कहाँ से आई है। तो ये 4 अनुसूचियाँ जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट एक्ट किया गया था, यानी कि संविधान में संशोधन किया गया था, उसके बाद में ये 4 अनुसूचियों को जोड़ा गया था। ठीक है, हम देखेंगे अब कि 9वीं अनुसूची के लिए जो है वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 के तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। भारतीय संविधान जो आता है उसमें टोटल मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ आती थी, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ आती हैं। तो फिर जो 4 अनुसूचियाँ जो आती है वो संविधान में संशोधन करके 4 अनुसूचियों को डेवलप किया गया है। तो पहली हमारी आती है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची को फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951 के तहत जो है वो संविधान में जोड़ा गया है 9वीं अनुसूची को। और 9वीं अनुसूची में कहा गया है कि संपत्ति, भूमि सुधार और जमींदार उन्मूलन संबंधी प्रावधान या उल्लेख जो है वो हमें 9वीं अनुसूची में देखने को मिलता है। अब 9वीं अनुसूची के बाद में हमारी नेक्स्ट अनुसूची आती है अनुसूची 10। 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची को जो है वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ा गया है, तो वो आता है 52वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985। उस टाइम राजीव गांधी जी की सरकार थी। जो 10वीं अनुसूची जो आती है वो 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के तहत जोड़ी गई थी, जिस समय राजीव गांधी जी की सरकार थी। 10वीं अनुसूची में क्या उल्लेख मिलता है, तो दल बदल संबंधी प्रावधान। ये शॉर्ट में लिखा है, डिटेल में आपको हम बता देंगे। यानी कि 10वीं अनुसूची जो आती है उसको 52वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 के तहत राजीव गांधी की सरकार के समय जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची को कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, 52वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 के तहत। और उस समय सरकार कौन सी थी, तो राजीव गांधी जी की सरकार थी। 10वीं अनुसूची में कहा गया है कि दल बदल के आधार पे, 10वीं अनुसूची में ये कहा गया है कि दल बदल के आधार पे संसद और विधानसभा के सदस्यों की योग्यताओं को जो है वो निर्धारित किया गया है 10वीं अनुसूची में। ठीक है, यानी कि वापस सुन लो, 10वीं अनुसूची में कहा गया है कि दल बदल के आधार पे संसद और विधानसभा के सदस्यों की योग्यताओं को निर्धारित किया गया है। ये प्रावधान जो किया गया है वो 10वीं अनुसूची में किया गया है। शॉर्ट में याद रख लेना, दल बदल संबंधी प्रावधान जो है वो 10वीं अनुसूची में किया गया है। ठीक है, दल बदल संबंधी प्रावधान 10वीं अनुसूची में किया गया है। 52वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1985 राजीव गांधी जी की सरकार के समय ये किया गया है। अब हमारी नेक्स्ट अनुसूची आती है अनुसूची 11वीं। 11वीं अनुसूची में क्या बताया गया है वो अब हम देखेंगे कि 11वीं अनुसूची में क्या बताया गया है। अब हमारी दूसरी अनुसूची आती है
11वीं अनुसूची जो आती है उसको कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो संविधान संशोधन आता है 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992। ठीक है, यानी कि जो 11वीं अनुसूची जो आती है उसको कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो 73वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। अब आता है कि 11वीं अनुसूची में क्या बताया गया है, क्या प्रावधान किया गया है? तो पंचायतों की शक्तियां और कर्तव्य, यानी और कर्तव्य और उत्तरदायित्व, शक्तियां और उत्तरदायित्व। यानी कि जो 11वीं अनुसूची जो आती है उसको 73वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत जोड़ा गया था। पंचायतों की शक्तियां और उनके उत्तरदायित्व के संबंध में प्रावधान 11वीं अनुसूची में किया गया है। तो अब हमारी नेक्स्ट अनुसूची कौन सी आती है? 12वीं अनुसूची। यानी कि हमने 11वीं अनुसूची पढ़ ली है। 11वीं अनुसूची पंचायतों की शक्तियां और उत्तरदायित्व संबंधी प्रावधान 11वीं अनुसूची में किया गया है। अब 12वीं अनुसूची, कि 12वीं अनुसूची में क्या बताया गया है? अब पहले हम ये देखेंगे कि 12वीं अनुसूची को जो है वो किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो 12वीं अनुसूची को 74वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992, दोनों को 1992 में ही जोड़ दिया गया था, ठीक है, के तहत जोड़ा गया है। यानी कि 11वीं अनुसूची को भी 1992 में जोड़ा गया था, दोनों को साथ में जोड़ा गया था। 12वीं अनुसूची को भी 1992 के तहत जोड़ा गया था। और ये जो आता है वो इसमें 74वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था और उसमें 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था। 12वीं अनुसूची में क्या बताया गया? तो उसमें पंचायतों के बारे में बताया गया। तो इसमें नगर निकायों की शक्तियां व उत्तरदायित्व संबंधित प्रावधान, यानी कि जो 12वीं अनुसूची जो आती है उसमें 74वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत जोड़ा गया था। इसमें नगर निकायों या नगर निकायों के संबंध में जो शक्तियां, उनके उत्तरदायित्व संबंधित प्रावधान जो आते हैं वो 12वीं अनुसूची में जोड़े गए हैं। ये आपकी सारी अनुसूचियां हो गई हैं। अब हम इन सभी अनुसूचियों का जो है वो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि कौन सी अनुसूची में क्या बताया गया है। शॉर्ट में देख लेते हैं एकदम से फटाफट, कि आपको वहाँ पे जाते एग्ज़ाम, जब आप एग्ज़ाम देने जाओ एग्ज़ाम हॉल में, तो वहाँ पे आपको याद आ जाए। तो हम पहले देखेंगे अनुसूची, फटाफट देख लेते हैं। अनुसूची 1, प्रावधान क्या आता है ये देख लेते हैं इसमें, ठीक है। अनुसूची 1 में क्या बताया गया? अनुसूची 1 में बताया गया राज्यों के संबंध में, ठीक है, राज्यों के संबंध में। अनुसूची 2 जो आती है उसमें बताया गया है वेतन के संबंध में, यानी कि वहाँ पे जाते ही आपको याद आ जाएगा ऑप्शन को देख के कि इसमें क्या बताया गया है। अनुसूची 3 जो आती है उसमें शपथ के संबंध में। अनुसूची 4 जो आती है उसमें राज्यसभा में सीटों के आवंटन के संबंध में, अनुसूची 5 जो आती है उसमें SC ST संबंधी प्रावधान किए गए। अनुसूची 6 जो आती है उसमें ATM यानी कि असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा। इसमें आप याद रख लेना कि इसमें मणिपुर नहीं करना है। मणिपुर बिल्कुल भी भूल के भी मत कर लेना, क्योंकि इसमें ऑप्शन देंगे मणिपुर, लेकिन आपको मणिपुर नहीं करना है। ये ट्रिक याद रखनी है आपको। अनुसूची 7 जो आती है उसमें शक्तियों का बंटवारा जो आता है वो अनुसूची 7 में आता है। अनुसूची 8 जो आती है उसमें क्या बताया गया है? उसमें 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। 22 भाषाओं का उल्लेख जो होता है वो में 8वीं अनुसूची में मिलता है। अब आता है कि अनुसूची 9 में क्या मिलता है? इसमें भूमि सुधार के संबंध में प्रावधान अनुसूची 9 में मिलता है। अनुसूची 10 जो आती है इसमें दल बदल संबंधी प्रावधान। अनुसूची 11 जो आती है उसमें
पंचायत संबंधी प्रावधान आते हैं। अनुसूची 12 जो आती है उसमें नगर पालिका या नगर निकाय के संबंध में प्रावधान आते हैं। ठीक है, यानी कि अनुसूची आपने पूरी पढ़ ली है, 1 से लेकर 12 तक पूरी अनुसूचियां पढ़ ली हैं। अब उनका एक क्विक रिवीजन, जैसे कि शॉर्ट में आपको वहां पे ऑप्शन देखते ही जो है वो याद आ जाए। अनुसूची 1 में बताया गया राज्यों के संबंध में प्रावधान, अनुसूची 2 जो आती है उसमें वेतन के संबंध में प्रावधान, अनुसूची 3 में शपथ के संबंध में प्रावधान, अनुसूची 4 में राज्यसभा की सीटों के आवंटन के संबंध में, अनुसूची 5 में SC ST के संबंध में प्रावधान, अनुसूची 6 में ATM यानी कि असम, मेघालय, मिजोरम के संबंध में प्रावधान, अनुसूची 7 जो आती है उसमें शक्तियों का बंटवारा के संबंध में प्रावधान, अनुसूची 8 में 22 भाषाओं के बारे में बताया गया, अनुसूची 9 में भूमि सुधार के संबंध में बताया गया, अनुसूची 10 जो आती है उसमें दल बदल के संबंध में प्रावधान, अनुसूची 11 में पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में प्रावधान, अनुसूची 12 में नगर पालिका नगर निकायों के संबंध में प्रावधान। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक्स एंड बाय बाय।